ईडी का छापा पड़ता है आईपैक पे। राजनीतिक सलाहकार एक कंपनी है ये, जिसके प्रमुख है प्रतीक जैन, उनके ऑफिस पे भी छापा पड़ता है। इस पूरी कार्रवाई के बीच में अचानक से सीएम ममता बनर्जी पहुंचती हैं, वहां पे दुनिया भर की चीजें होती है, मीडिया पहुंचता है। तो इससे पहले भी तो केंद्रीय एजेंसियां जो है छापे मारती रही हैं। मतलब 2014 के पहले भी तो छापे पड़ते थे ना। क्या ये बात फैक्ट नहीं है कि 121 में से 115 जो मामले हैं वो अपोजिशन लीडर्स के ही खिलाफ हुए हैं? क्या ये फैक्ट नहीं है कि अजीत पवार भ्रष्ट थे जब तक बीजेपी में नहीं थे? क्या ये फैक्ट नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में था तो भ्रष्ट था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में तो वो सीएम बन चुके हैं? सो ममता बनर्जी ने जो आरोप ईडी पर तमाम अपोजिशन पार्टीज लगाती हैं उसके खिलाफ एक एक्शन लिया है, और ये एक्शन बहुत रिस्कफुल है। रिस्क तो है क्योंकि सरकारी काम में बाधा डालने का आपके ऊपर आरोप लगेगा, केस चल सकता है, कुछ भी आउटकम हो सकता है। तो जानबूझ करके क्या सूचना विभाग के ही टीएमसी को टारगेट किया गया है? क्या रीजन है? वाई प्रतीक जैन? जो बंदा स्ट्रेटजी ही डिवाइस कर रहा है उसी के ऊपर अगर आप शिकंजा कसते हैं तो शायद कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं अपने पास। तो क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है क्या कि ममता घबराई हुई है, मतलब कि ये लोग कुछ गड़बड़ झाला कर रहे थे, उस तरह का मैसेज जा रहा है क्या? तो डरा हुआ व्यक्ति होगा वो फ्रंट पर आकर लड़ेगा नहीं। तो ये कहना विपक्ष का कि सरकारें गिरवाने के लिए कर रहे हैं, या फिर इस बात का कि नहीं ये लोग जो है सीएम को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी पार्टी खराब हो जाएगी, ये भी तो एक एक्सक्यूज है ना। क्योंकि देखिए दिल्ली में देखिए अंत में आई भाजपा तो चुनाव के जरिए ही ना। आप एजेंसी के जरिए मान लीजिए किसी के खिलाफ रेड किया, किसी को आपने गिरफ्तार कर लिया, मीडिया के जरिए बार बार उसे हैमर करते रहेंगे तो आपने उस पार्टी के खिलाफ एक परसेप्शन बिल्डअप कर लिया। एक परसेप्शन ये है कि भाई ममता बनर्जी जो है वो ताकत दिखा रही हैं, वो कानून नहीं मानती हैं। लेकिन एक और परसेप्शन ये भी है कि भाई तुम लोग टारगेट भी कर रहे हो, जो बहुत एक छोटा तबका है जो जानता है कितने केसेस हुए हैं, जो आप सारी चीजें बता रहे हैं। ये ओपिनियन वाला मामला आ गया कि मेरा ओपिनियन क्या है उसमें। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य, आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स, वो न्यूज़ जो आपको जाननी चाहिए। उस न्यूज़ पे चर्चा विमर्श करने के लिए मैं और नीरज जी आपके सामने पधार चुके हैं, हाजिर हो चुके हैं। तो आज जो बातचीत होगी उसके बारे में पूरा मामला देखते हुए मुझे लग रहा था कि भाई देखो, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ना वहीं सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, जहाँ पे केंद्र में जो पार्टी बैठी है उस पार्टी की राज्य की सरकार नहीं है। कुछ ही जगह हैं जहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे भाजपा जो है राज्य सरकार में नहीं है, वहाँ बहुत ही केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव होती हैं, केंद्र सरकार बहुत एक्टिव रहता है। तो ये जो पूरा मामला है कि ईडी का छापा पड़ता है आईपैक पे। राजनीतिक सलाहकार एक कंपनी है ये, जिसके प्रमुख है प्रतीक जैन, उनके ऑफिस पे भी छापा पड़ता है। इस पूरी कार्रवाई के बीच में अचानक से सीएम ममता बनर्जी पहुंचती हैं, वहां पे दुनिया भर की चीजें होती है, मीडिया पहुंचता है। तो इससे पहले भी तो केंद्रीय एजेंसियां जो है छापे मारती रही हैं। मतलब 2014 के पहले भी तो छापे पड़ते थे ना। अब लेकिन अगर किसी राज्य में छापा पड़ता है, किसी आदमी के ऊपर छापा पड़ता है, तो इतना ज्यादा इस चीज का इशू और इतना बवाल क्यों बन रहा है? पॉलिटिशियंस के खिलाफ अगर छापे की बात की जाए तो 2014 के बाद 121 प्रोमिनेंट केसेस दिखते हैं, जिनमें 115 केसेस अपोजिशन लीडर के खिलाफ ही हैं जो ईडी ने की हैं। ओवरऑल जो ईडी का कन्विक्शन रेट है वो 2% से कम है, और जिस तरीके के आरोप ईडी पर लगे लगातार कि ये केंद्रीय सरकार जो है वो ईडी को कब्जा करके ऑपोजिशन को डराने, धमकाने, दबाने का प्रयास कर रही है। ओवरऑल मतलब ऑब्जेक्टिवली अगर बात करें तो इलेक्शन को मैनेज करने के लिए ईडी का यूज हो रहा है, ये कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। अच्छा, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप तो लगाएंगी ही लगाएंगी। कोर्ट्स ने क्या कहा है? तो बीते 3 सालों में अगर आप कोर्ट्स के बयान सुने, बल्कि इसी साल बी.आर. गवई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे भूतपूर्व, उन्होंने कहा था कि भाई ईडी जो है वो अपने लिमिट्स जो है उनको क्रॉस कर रहा है, अपनी सीमाओं को उसने पार कर दिया, वो ओवर रीच कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। तो ईडी जो है एक एजेंसी है, एजेंसी के कारण ही लोकतंत्र रहता है कहीं पे भी बहाल। अगर एजेंसीज किसी के कंट्रोल में काम करने लगेंगी तो लोकतंत्र जो है वो बहाल रह नहीं पाएगा। लोकतंत्र क्या था भाई? देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, देश के लोगों को कहा गया भाई जब आज़ाद हुए कि तुम लोग अब आज़ाद हो गए हो, अब तुम्हारी अपनी सरकार है। लोगों ने मान ली। हर कोई प्रधानमंत्री तो नहीं बन गया ना, हर किसी के पास मंत्री पद तो नहीं था। एक भरोसा था कि भाई ये भरोसा है, ये लोग कह रहे हैं कि आज़ाद हो गए तो हम आज़ाद हो गए हैं। संविधान आया, संविधान ने कहा कि भाई तुम सब लोग अब बराबर रहोगे। लोगों ने मान लिया बराबर रहेंगे। कितने बराबर अब भी हो पाए हैं ये सवालों के घेरे पे है, लेकिन लोगों ने भरोसा किया कि चलो भाई हम बराबर हो गए हैं, और एक लीगल सपोर्ट उन लोगों को मिला। तो ये जो भरोसा था, भरोसे के कारण आज़ादी है, भरोसे के कारण लोकतंत्र है। इस भरोसे को कायम रखने का काम होता है एजेंसीज का।
कि वो भरोसे को कायम रखेंगी, वो किसी के प्रति भेदभाव से भरी हुई भावना से कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से ईडी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं और जो स्टैटिस्टिक्स है, जो डाटा है, वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई भेदभाव भरी भावना से और इलेक्शंस को मैनेज करने की भावना से की जा रही है। भाई आप हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करते हैं झारखंड से पहले, जब उनको रिहा किया जाता है तो कोर्ट का क्या बयान है वो सुनिए कि ईडी का जो ये था कार्रवाई जो थी वो विनसफुल थी, है ना, रिवेंजफुल थी ईडी की कार्रवाई। आप दिल्ली में चुनाव होते हैं, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होने को आप ममता बनर्जी को के राज्य में जाकर, और ममता बनर्जी का राज्य का पश्चिम बंगाल में जाकर आप रेड डाल रहे हैं। किस मामले में रेड डाला गया है निवेदिता? रेड डाला गया है 2020 के एक मामले में, है ना, कोयले का मामला है कि एक कंपनी ने अवैध खुदाई की और अवैध तरीके से कोयले को बेचा, मुनाफा कमाया। मुनाफे का जो हिस्सा है वो हवाला के जरिए राउट हुआ है आईपैक को, ये कहा गया। आईपैक जो है वो कामकाज देखती है टीएमसी का। 2020 का मामला 2026 के इस समय आपको कैसे दिख रहा है? आप छापेमारी अब कैसे कर रहे हैं? नियत पे सवाल तो उठेगा। तो नियत पे ये सवाल उठा और ममता बनर्जी वहां पहुंची, ममता बनर्जी ने फाइल्स जब्त की है। ममता बनर्जी ने सही किया, ये गलत किया? कानून के हिसाब से अगर इसको परिभाषित किया जाए तो हम कर नहीं पाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन तो है, सरकारी काम में उन्होंने बाधा तो डाला है। लेकिन एक बात और इसमें ध्यान देने वाली है, तमाम ऑपोजिशन पार्टीज, बीट कांग्रेस, बीट समाजवादी पार्टी, राजद हो, टीएमसी हो, एनसीपी हो, शिवसेना वाली, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हो, जो भी हो, ये कह रहे हैं ना कि एजेंसीज पे कंट्रोल कर रखा है केंद्र सरकार ने। कह रहे हैं ना कि एजेंसीज जो हैं वो रिवेंजफुल भावना से काम कर रही हैं। एजेंसीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनके कर्तव्य बताए गए उस हिसाब से काम नहीं कर रही हैं। एजेंसीज जो हैं वो लोकतंत्र को बहाल करने वाली बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं तमाम लोग। आप आरोप लगा रहे हैं, हो तो कुछ नहीं रहा है, तो फिर किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा, कभी तो कदम उठेगा। तो उस तरह का कोई कदम मान लीजिए। सो ममता बनर्जी ने जो आरोप ईडी पर तमाम अपोजिशन पार्टीज लगाती हैं उसके खिलाफ एक एक्शन लिया है, और ये एक्शन बहुत रिस्कफुल है। रिस्क तो है क्योंकि सरकारी काम में बाधा डालने का आपके ऊपर आरोप लगेगा, केस चल सकता है, कुछ भी आउटकम हो सकता है, लेकिन ये रिस्क लेना बहुत जरूरी है। वरना तो ये लगता है ना कि भाई आप आरोप लगा रहे हैं लेकिन करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। इसी तरीके से ईवीएम का आरोप है, इसी तरीके से वोट चोरी का आरोप है। आप कहते रहिए बार बार ईवीएम जो है हैक्ड है, वोट चोरी हो रही है, फिर आप चुनाव लड़ते हैं, अगर जीत जाते हैं तो आप कहने लगते हैं बधाई बधाई, शुभकामनाएं शुभकामनाएं, लोग जीत गए। अगर आप हार जाते हैं तो फिर से वोट चोरी का राग आलापते हैं। अरे कुछ करना भी होगा ना। ईवीएम थोड़ी ना वो भी दस्तावेजों की तरह रख लेंगे कि हम वोट ही नहीं देने देंगे ईवीएम हैक्ड है अगर तो। नहीं नहीं, दस्तावेजों की तरह रखेंगे नहीं। आप वोट का बहिष्कार कर लीजिए। चुनाव का बहिष्कार एक तरीका हो सकता है, कोई और तरीका हो, लेकिन आप हर बार ये आरोप लगाते रहे कि फलाना व्यक्ति गलत है, उसके खिलाफ कोई एक्शन ना दिखे, फिर आप प्रक्रियाओं में शामिल भी हों, उसके बाद प्रक्रियाओं को दोषपूर्ण भी बताएं और एक्शन कोई आपके एंड से दिखे नहीं, तो ये भी तो एक तरह का संशय या सवाल पैदा करता है ना कि क्या केवल बहानेबाजी है। अगर संस्थाओं के ऊपर यह आरोप लग रहा है, अगर एजेंसीज के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि एजेंसीज सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, तो समवन हैज टू स्टैंड अप। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था, जेल से वो सीएम रहे थे, उस वक्त संजय सिंह जी जो सांसद हैं राज्यसभा के आम आदमी पार्टी से, उनका इंटरव्यू किया मैंने और मैंने ये सवाल पूछा भाई नैतिकता का भी तो मामला है। उनका जवाब जो था, अब सही गलत हर कोई अपना अपना इंटरप्रिटेशन होगा, जवाब बड़ा शानदार था मेरे हिसाब से। उनका कहना था कि भाई चाहते यही हैं कि हम पहले गिरफ्तार कर लें, उसके बाद ये आदमी इस्तीफा दे दिए और अनस्टेबल हो जाएगा मामला, तो हम ये इंस्टेबिलिटी नहीं आने देंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम बाहर आ जाएंगे उसके बाद इस्तीफा देंगे। अरविंद केजरीवाल ने दे भी दिया, मतलब उन्होंने ये बात नहीं बोली थी कि बाहर आके इस्तीफा देंगे, लेकिन अभी इस्तीफा नहीं देंगे। अभी इस्तीफा देते हुए आप तो स्टैंप लगा रहे हैं ना, हाँ। कि चीजें ठीक है भाई, अब हम मान रहे हैं, अब देखते हैं कोर्ट की जो कार्रवाई होगी। आरोप ही यही है कि चीजें ठीक नहीं हैं, कोर्ट की कार्रवाइयों में भी दिक्कत है, एजेंसीज की कार्यप्रणाली में भी दिक्कत है, और अगर दिक्कत है तो कोई तो उठेगा, कोई तो लड़ेगा। और ममता बनर्जी जो है वो लड़ाका महिला तो है ही, मतलब लड़ाका राजनीतिज्ञ आप कह सकते हैं, और वेस्ट बंगाल में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। जब आप कह सकते हैं एक तरीके का लहर भारतीय जनता पार्टी का चला, जब 74 सीटें उन्होंने अपनी बढ़ाई पिछले इलेक्शंस में, उस वक्त भी ममता बनर्जी की सीट टैली जो थी, टीएमसी की सीट टैली, वो कम नहीं हुई थी निवेदिता, वो बढ़ी थी। सो ममता होल्ड्स ग्राउंड इन वेस्ट बंगाल और शी स्टूड अप। तो ये एक मामला ये है कि बड़ा रिस्क लेकर ममता बनर्जी ने काम किया है, लेकिन अपने आरोपों के साथ वो खड़ी रही हैं। जो आरोप वो लगाती हैं कि एजेंसीज इस तरीके का काम कर रही हैं,
वो उस एजेंसी के खिलाफ खड़ी हो गई। सीबीआई को डिटेन करा दिया था उन्होंने। मतलब पहली बार कहीं भी हुआ था कि राज्य की पुलिस ने सीबीआई को डिटेन कर लिया। एग्जैक्टली मतलब वो जो पूरा जहां पे रेड चल रहा था उसकी लगभग घेरेबंदी हो गई थी। ममता बनर्जी जहां रेड चल रहा था उसके अंदर थी, पुलिस कर्मी जो थे वो उसको घेरे हुए खड़े थे, टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर आ गए थे। तो लोकतंत्र के लिए ये भी बहुत सुखद स्थिति नहीं है, लेकिन आपको रूट्स पे जाना पड़ेगा। आप टहनियों पे बात करके हम लोग किसी भी इशू को समझ नहीं सकते। रूट्स तो ये हैं कि ये हालात पैदा क्यों हुए, क्या हमेशा फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिशें नहीं हो रही हैं, क्या ये बात फैक्ट नहीं है कि 121 में से 115 जो मामले हैं वो अपोजिशन लीडर्स के ही खिलाफ हुए हैं। क्या ये फैक्ट नहीं है कि अजीत पवार भ्रष्ट थे जब तक बीजेपी में नहीं थे, लेकिन अजीत पवार अब भ्रष्ट नहीं है। क्या ये फैक्ट नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में था तो भ्रष्ट था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में तो वो सीएम बन चुके हैं। क्या ये फैक्ट नहीं है कि मुकुल रॉय से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक सब लोग भ्रष्टाचारी थे, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी शामिल हो जाते हैं उस पार्टी के अंदर, उनसे भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो हट जाते हैं, या फिर ये लगाइए उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो ढीली पड़ जाती है। सम्मन जा रहा था भाई मुकुल रॉय के खिलाफ, जब तक बीजेपी में वो शामिल नहीं थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद कोई सम्मन नहीं गया। इंक्वायरी चल रही थी इनके ये हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ, लेकिन जब शामिल हो गए बीजेपी के अंदर तब इंक्वायरी ढीली पड़ गई है। अजीत पवार बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, आपके पास आते हैं, आप उनको पद देते हैं और उसके बाद वो भ्रष्टाचारी नहीं रहते। इसीलिए तो मजाक उड़ा दिया अजीत पवार ने कि जो लोग मुझे भ्रष्टाचारी कहते हैं आज हमारे साथ मिलकर सत्ता चला रहे हैं। तो दिखती हैं चीजें, और आप फैक्ट्स पे जब गौर करेंगी तो क्लियर पता पड़ेगा जो विनसफुल जो अप्रोच है ईडी का वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए ही हितकर है नहीं। अब इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने जो कदम फिलहाल उठाया है, जायज़ है नाजायज़ है ये तो कोर्ट बताएगा, कानून बताएगा, क्या केस उन पर चलता है क्या नहीं चलता है। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई आरोप आप बार बार लगाते हैं और उन आरोपों पे कोई सुनवाई होती नहीं है तो आपके एंड से भी एक एक्शन आ सकता है, और उस तरह का एक्शन मुझे ममता बनर्जी की तरफ से दिख रहा है। एक चीज जो है देखने को मिल रही है कि क्या किसी पार्टी के किसी स्थापित बड़े नेता को ना टारगेट करके, और प्रतीक जैन को किया गया, आईपैक को किया गया क्योंकि आईटी चीफ हैं ये इनके। तो क्या जैसे क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी सूचना का महत्व जानती है, प्रचार का महत्व जानती है, तो जानबूझ करके क्या सूचना विभाग के ही टीएमसी को टारगेट किया गया है? क्या रीजन है? वाई प्रतीक जैन? देखिए प्रतीक जैन आईटी सेल जो है उसको हेड कर रहे हैं, पब्लिकली उन्होंने कहा है ममता बनर्जी ने कि वो प्रभारी थे। तो प्रतीक जैन स्ट्रेटजी डिवाइजिंग टीम जो ममता बनर्जी की थी उसको भी देख रहे थे, सर्वे सर्वा ही थे लगभग, मतलब प्रशांत किशोर की वो कंपनी थी, अब तो प्रशांत किशोर वहां से अलग हो गए हैं, लेकिन प्रतीक जैन हाईएस्ट कुर्सी पर बैठा हुआ इंडिविजुअल है जो स्ट्रेटजी डिवाइस कर रहा है। अब जो आदमी स्ट्रेटजी डिवाइस कर रहा है किसी पार्टी का, उसके पास ऑब्वियस सी बात है कि उस पार्टी के कॉन्फिडेंशियल डाटा होंगे। तो आप जो बंदा स्ट्रेटजी ही डिवाइस कर रहा है उसी के ऊपर अगर आप शिकंजा कसते हैं तो शायद कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं अपने पास, तो शायद उसी की कोशिश होगी जिसकी ममता बनर्जी बार बार बात कर रही है। इसीलिए मुझे लगता है प्रतीक जैन पर यह कार्रवाई हुई है। अच्छा ये बताइए कि जो अभी बीजेपी है, बीजेपी का ये रिएक्शन आया है कि ये एक काला दिन है लोकतंत्र में, जिस तरह से ममता बनर्जी एक एजेंसी की कार्यवाही में इस तरह से दखल करती हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि ममता बनर्जी इतना घबरा क्यों रही हैं, घबराहट बताती है कि कुछ तो ये लोग गड़बड़ किए हुए हैं। तो क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है क्या कि ममता घबराई हुई है, मतलब कि ये लोग कुछ गड़बड़ झाला कर रहे थे, उस तरह का मैसेज जा रहा है क्या? और ये जो काला दिन वाली बात है, और सही बात है, अगर इस तरह से लड़ाई होगी आपस में और आपस जो दो लोग सत्ता के देखा जाए तो एक राज्य का देख रहे हैं, राज्य का कानून जिनके हाथ में, एक देश वाले हैं, दोनों में इस तरह से अगर चलता रहेगा टसल तो जनता ही मारी जाएगी। तो काला दिन तो है ही ये। जनता तो मर ही रही है ना, मतलब अगर जनता के पास स्टैटिस्टिक पहुंच नहीं रहा है, अगर आपने तमाम डेटा जो है वो मैन्युफैक्चर किए हुए हैं, तमाम डेटा में मैनिपुलेशन है, जो हम नहीं कह रहे हैं, जो विश्व की रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी कहा कि भारत के डेटा पे हमको विश्वास नहीं है, तो जनता तो पिस ही रही है, क्योंकि जनता के सामने आप सच आने नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात जो आपने की कि छुपा क्यों रही है, डर क्यों रही है ममता बनर्जी, ये बात बिल्कुल जायज़ हो सकती है, मतलब एक नैरेटिव का एक हिस्सा तो ये हो सकता है। दूसरा हिस्सा ये भी है जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हार रही है और पहला प्रमाण ये है। अब ये समझिए घुसपैठियों की कितनी बात होती है भारत में, हर चुनाव से पहले घुसपैठिए पैदा हो जाते हैं, हर चुनाव का कभी पता ही नहीं पड़ता कहाँ गए कहाँ नहीं गए। एसआईआर जैसी आप योजना ले आए, एसआईआर आपने इंप्लीमेंट कर दिया, कितने घुसपैठिए बाहर कर दिए बता देते, अब तक अपने को नहीं पता ना। बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाला स्टेट है वो तो पश्चिम बंगाल है,
बल्कि कई मूर्ख तो ऐसे हैं कि बांग्ला को पश्चिम बंगाल से जोड़ के देख लेते हैं। तो घुसपैठियों वाला जो ये इश्यू है या फिर मुस्लिम्स की जनसंख्या की आप बात करें, वो पश्चिम बंगाल में बहुतायत है। तो इस इश्यू से तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी करना चाहेगी। तो एक मुद्दा तो उनके पास ये है चुनाव लड़ने का। दूसरा मुद्दा जो उन्होंने 10,000 रुपए मान लीजिए बिहार में दिया, क्योंकि बिहार में सत्ता में भी थे, यहाँ पर वो चीज़ तो नहीं है। लेकिन पोलराइजेशन जो सबसे बड़ा टूल है, कम्युनल पोलराइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो बंगाल में होना बड़ा आसान है। और वो कार्रवाई या काम शायद भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी तरीके से कर रही होगी। आपका शीतकालीन सत्र चल रहा था, वंदे मातरम पे डिबेट आपने करवा दिया, वो भी तो टू इम्पैक्ट वेस्ट बंगाल इलेक्शन ही था। मतलब आप बहुत कुछ कर चुके, लेकिन लगभग सारी चीजों में आपको सेटबैक मिल रहा है। सेटबैक क्यों मिल रहा है? क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर से आप वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या इसे नैरेटिव का एक दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि इतनी सारी चीजें करने के बावजूद आपको लग रहा है कि वेस्ट बंगाल इज नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर अस, और इसीलिए आप ये वाला स्टेप भी उठा रहे हैं? ये भी तो एक नैरेटिव का हिस्सा हो सकता है ना। तो डरा हुआ कौन है ये पता पड़ेगा चुनाव परिणामों के बाद शायद, क्योंकि जो डरा हुआ व्यक्ति होगा वो फ्रंट पर आकर लड़ेगा नहीं। और ममता बनर्जी जिस तरीके से घर में घुसी, जहां पे रेड चल रहा था, जिस तरीके से फाइल लेके बाहर आई, जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया वहां पर, वो बता रही हैं कि हम तो भाई बहुत वोकली लड़ने के मूड में हैं। और उन्होंने कहा कि आर पार की लड़ाई होगी, आमने सामने की लड़ाई होगी। मोदी जी अपने गृह मंत्री को संभालिए। मोदी जी वो शरारती गृह मंत्री है, नॉटी होम मिनिस्टर वाला जो फ्रेज है। तो ये बताता है कि ममता बनर्जी मुझे लगता नहीं है कि डरी हुई फिलहाल दिख रही हैं। तो ये डरा हुआ क्या है ये वक्त बताएगा। ममता बनर्जी फिलहाल डरी हुई नहीं दिखती है। तो ये नॉटी होम मिनिस्टर वाली जो बात है, शरारती गृह मंत्री, ये तो मतलब बहुत हल्के में, फिर उन्होंने शरारत थोड़ी ना है ये तो अटैक है। देखिए, नॉर्थ इंडिया के लिए या आप हर टर्म्स का जो तरीका होता है ना बोलने का, वो बहुत अलग अलग होता है। मैं बस एक छोटा सा उदाहरण दूंगा इसमें। मैं बिहार में था जब मैं क्लास 2 में था, यहाँ आया तो क्योंकि बिहार का एजुकेशन बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम जैसा कोई स्कूल था, तो यहाँ पे मेरा 4th क्लास में एडमिशन हुआ। अब फरीदाबाद में एडमिशन हुआ हरियाणा में, तो यहाँ पे ओ बेटे ये बोलने का बड़ा क्रेज है। बिहार के अंदर किसी को कोई बेटा बोल दे तो मतलब लात घूसे चल जाए, मार हो जाए। आप भी पूर्वांचल से जानती हैं। तो हमने शिकायत कर दिया कि मैम ये हमको गाली दे रहा है। अब एक दोस्त जो है वो पंच बन के आया कि भाई क्या गाली दे दी है बताओ, तो इसने हमको बेटे बोला। तो दूसरे लड़के भाई मैंने तो बोला तेरे नंबर कितने, इसके 10 में से 10 थे, इसने बताया। मैंने कहा ओ बेटे इतने, तो मुझे गाली लगी। उनके लिए वो गाली नहीं थी, नॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब था। तो नॉटी जो होम मिनिस्टर कहा गया है, वो जिस तरीके से मैं सोशल मीडिया पे देख भी रहा था लगातार, जिस तरीके से यहाँ पे उसको डिपिक्ट किया जा रहा है वैसा तरीका नहीं है। नॉटी का मतलब शरारती, नटखटी, और नटखट ये मजाकिया टर्म में नहीं है, नटखट कन्हैया वाला नटखट नहीं है, वो शरारती जो लगातार शरारत करते हैं। और ये बहुत अपमानजनक बात है किसी भी गृह मंत्री के लिए अगर ऐसा फ्रेज यूज हो रहा है। लेकिन अगेन यूज क्यों हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। एजेंसीज आपके कंट्रोल में है, एजेंसीज के सर्वे सर्वा या एजेंसीज के जो मुखिया होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है ना एजेंसीज, वो उनके मातहत काम करती है। एजेंसीज का जो कार्य प्रणाली है वो दिखती है कि पूरी तरीके से वो विपक्ष के खिलाफ एक टूल बनकर रह गई है। तो गृह मंत्री पर इस तरीके के फ्रेज तो यूज होंगे, तो वो किया होगा ममता बनर्जी। अगेन ममता बनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट वोकल, वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव पॉलिटिशियंस ऑफ आवर टाइम्स। जो लालू कहते हैं हमारी बहन ममता मजबूत आदमी है, तो ममता मजबूत आदमी है और ममता वो मजबूती दिखा रही हैं। चुनाव में ये मजबूती कहां तक जाती है ये देखने वाली बात होगी। अच्छा देखिए, छापा वापा सारी बातें सही है। ये लोग सिटिंग सीएम्स को भी ये लोग जेल में डाल देते हैं कि कार्रवाई चल रही, चीजें मिली हैं नहीं मिली हैं, मामला कोर्ट में रहता है, लंबा खिस्ता सब कुछ होता है। लेकिन ये भी तो आप देखिए ना कि कहीं पे भी सीएम को ये जेल में डाल करके ऐसा तो रहा नहीं कि सरकार गिरा करके तुरंत खुद को बना भी लिए हों। अंत में बीजेपी जाती तो चुनाव के जरिए ही है। तो ये कहना विपक्ष का कि सरकारें गिरवाने के लिए कर रहे हैं, या फिर इस बात का कि नहीं ये लोग जो है सीएम को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी पार्टी खराब हो जाएगी, ये भी तो एक एक्सक्यूज है ना। क्योंकि देखिए दिल्ली में देखिए अंत में आई भाजपा तो चुनाव के जरिए ही ना। अब फिर से एक उदाहरण दिया जाएगा, वो उदाहरण पता नहीं कितना रेलिवेंट होगा, लेकिन चुनावों के जरिए ही हिटलर जर्मनी की सत्ता में आया था। बहरहाल ऑब्वियस सी बात है कि प्रोसेसेस फॉलो होते हैं, लेकिन प्रोसेसेस को किस तरीके से आप मलाइन कर सकते हैं, प्रोसेसेस को किस तरीके से आप प्रक्रियाओं में दोष आरोपित कर सकते हैं, वो भी एक तरीका होता है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी और चुनाव में हार गई, ठीक।
आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से चली गई। लेकिन इस सरकार के जाने से बहुत पहले ये नैरेटिव लोगों के दिमाग में चला गया था कि ये पार्टी भ्रष्ट है, ये पार्टी शराब का धंधा भ्रष्टाचार से इसने किया है। नैरेटिव गया ना भाई, नैरेटिव ही भेजना मकसद था। शराब वाले उस केस में किस किस पे कार्रवाई हुई और क्या क्या फैसला आ गया, आप ये बताइए। कोई फैसला तो नहीं है ना, पर नैरेटिव तो पुश हो गया। हिमंता बिस्वा शर्मा करप्ट आदमी था, ये नैरेटिव तो चला गया। अगर वो करप्ट था तो अभी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, अभी वो सीएम बनकर कैसे घूम रहा है, बीजेपी के अंदर आ गया। तो अजीत पवार करप्ट आदमी था जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो आ गए हैं तो वो करप्ट नहीं रहे। नैरेटिव फेंक दिया ना आपने, तो निर्णय फेंकने वाली बात है नहीं, नैरेटिव फेंकने वाली बात है, और नैरेटिव ही फेंका जा रहा है। और नैरेटिव फेंक के होता क्या है, आप अनस्टेबल करते हैं। क्योंकि जब मान लीजिए नैरेटिव जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये चला होगा कि ये भाई शराब का गलत धंधा करके इन्होंने पैसा कमाया है, लोगों को लूटा है, दिल्ली के राजस्व पे डाका डाला है, तो पार्टी का एक जो एनर्जी है वो इस नैरेटिव को कंट्रोल करने में भी लगेगी ना। तो एनर्जी तो आपकी वहां भी खपत हो गई, आपको आपके सबसे सीनियर लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, तो आपका पूरा जो ग्राउंड पे काम होगा, जो ग्राउंड वर्क कहते हैं, वो तो मिसिंग हो जाएगा। सो लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगी कहां। और कहीं ना कहीं आम जनता को लगता है कि जेल में गया है तो कुछ तो मिला होगा तभी तो जेल गया। जेल यानी अपराध ही होता है। हाँ जी, तो वही नैरेटिव वाला मामला है। नैरेटिव आप लोगों के दिमाग में परसेप्शन ऐसा बना देंगे कि ये लोग गलत हैं, तो लोगों के एक दिमाग से आप ऐसे खेल रहे हैं। मीडिया पे जिस तरीके का कंट्रोल है वो हम और आप जानते हैं, लगातार शोज होते हैं, आप तो स्पेसिफिक शो कर रही हैं उसके ऊपर। नैरेटिव पे कंट्रोल के लिए मीडिया पे कंट्रोल जरूरी है। आप एजेंसी के जरिए मान लीजिए किसी के खिलाफ रेड किया, किसी को आपने गिरफ्तार कर लिया, मीडिया के जरिए बार बार उसे हैमर करते रहेंगे, तो आपने उस पार्टी के खिलाफ एक परसेप्शन बिल्डअप कर लिया। अब चुनाव जो है, मतलब सबसे बड़ा जो संसाधन चाहिए चुनाव लड़ने का वो तो है पैसा। पैसे की स्थिति यह है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा जो डाटा अजय माकन ने दिया था, मतलब 70 गुना से ज्यादा का अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कोष में है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं निवेदिता। तो आर्थिक मोर्चे पे कोई भी पार्टी हिम्मत ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ ले, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। दूसरी बात आ जाता है इलेक्शन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में फिर से पैसा चाहिए, सबसे ज्यादा परसेप्शन चाहिए। परसेप्शन आएगा मीडिया के जरिए। पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया किस तरीके से फंक्शन कर रहा है ये हम देख रहे हैं। सो पैसों पे आपका कंट्रोल, रिसोर्सेज पे आपका कंट्रोल, एजेंसीज पे आपका कंट्रोल, मीडिया पे आपका कंट्रोल, तो कोई और चुनाव लड़ कैसे पाएगा, इलेक्शंस होंगे कैसे। और ऐसा नहीं है कि आरोप एजेंसीज के ऊपर केवल आम आदमियों ने या कुछ पत्रकारों ने या फिर ऑपोजिशन के लोगों ने लगाया हो। आरोप नहीं, बल्कि फैसलों के अंदर ओरल ऑब्जर्वेशंस में या फिर फैसलों में कोर्ट्स ने कहा है कि ईडी जो एजेंसीज हैं वो अपने लिमिट्स को एक्सीड कर रही हैं, अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रही हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है ये शायद मुझे नहीं लगता है कि देश के बहुत ज़्यादा हिस्से ने, बहुत बड़ी आबादी ने ये समझा भी है। आप सोच सकती हैं, चुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस जो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है केंद्र की, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। पैसा नहीं है, पैसा कम है, डोनेशन आपको कम मिलता है क्योंकि आप कॉर्पोरेट को अपीज नहीं कर पाएंगे। कॉर्पोरेट को अपीज जो सरकार में बैठी पार्टी है वो करेगी, फंड कॉर्पोरेट उस पार्टी को देगा, तो फंड भी आ रहा है, पैसा इनके पास बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ आप मुख्य अपोजिशन पार्टी की कुछ रेगुलेटरी के कारण बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते, तो आप तो सब कुछ ही कर सकते हैं, तो चुनाव कोई लड़ेगा कैसे। मसला ये भी तो है ना। तो परसेप्शन का ही गेम है। मुझे लगता है कि सारी चीजें कंट्रोल होने के बाद परसेप्शन जो है वो हर इंडिविजुअल के कंट्रोल में होता है, वो अपने बारे में बना सके। ऐसा कहना सेफ है नहीं वैसे, क्योंकि कंट्रोल में राहुल गांधी के नहीं था उनके खिलाफ जो परसेप्शन बना कि वो पप्पू हैं, लेकिन फिर उनको देश की यात्रा करनी पड़े। कम से कम ऑपोजिशन के लोग भी ये कहते हैं कि पप्पू तो नहीं है भाई, है ना। तो परसेप्शन बनाने बिगाड़ने पे हजारों करोड़ का खेल होता है, और मुझे लगता है एजेंसीज की जो ये कार्रवाई है परसेप्शन के लिए हो रहा है। आम आदमी पार्टी की जब टॉप लीडरशिप जेल में गई तो ये परसेप्शन लोगों के बीच चला गया कि भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग भ्रष्टाचारी हैं, और शराब के मामले में, शराब के धंधे में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सो इट्स अ गेम ऑफ परसेप्शन व्हिच बीजेपी वांट्स टू कंट्रोल। परसेप्शन की बात है तो अब शो को अपनी तरफ लेकर के चलते हुए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो पूरा मामला हुआ, ऐसा है नहीं कि बीजेपी को आइडिया नहीं होगा या फिर शक नहीं होगा कि ममता बनर्जी भाई शांति से तो नहीं रहने वाली। उनको पता कहीं ना कहीं रहा होगा कि ममता बनर्जी कुछ तो कुछ करेंगी, क्योंकि पहले भी हिस्ट्री रही है कि ममता बनर्जी शांति से देखती नहीं है, केवल चीज़ें हो रही होती हैं। तो उसको भी इन्होंने कहीं ना कहीं अकाउंट में रखा था, कहीं ना कहीं रखा ही होगा, क्योंकि बीजेपी हर तरफ से सोच के चलती जितना अभी तक देखा है। तो
एक परसेप्शन जो अब बनाने की कोशिश चल रही है और भाजपा जो लगातार बोल रही है, जो काला दिन वाली बात है, तो क्या जनता के बीच में, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने रिसर्च किया है, आप पूरे मामले को देख रहे हैं, तो क्या जनता के बीच में, क्योंकि दो परसेप्शन ही यहाँ पे बन सकते हैं, एक तो ये है कि भाजपा जो है एक भ्रष्टाचारी पार्टी को जाकर के टारगेट कर रही है, ईडी, सॉरी भाजपा नहीं कहूंगी मैं, यहाँ पे ईडी टारगेट कर रही है। एक परसेप्शन ये है कि भाई ममता बनर्जी जो है वो ताकत दिखा रही हैं, वो कानून नहीं मानती हैं। लेकिन एक और परसेप्शन ये भी है कि भाई तुम लोग टारगेट भी कर रहे हो, जो बहुत एक छोटा तबका है जो जानता है कि कितने केसेस हुए हैं, जो आप सारी चीजें बता रहे हैं। तो उनमें से कौन सा परसेप्शन आपको लग रहा है जनता पे ज्यादा इजीली, क्योंकि इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि मीडिया के थ्रू ही खबरें बाहर जाती हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा परसेप्शन हावी हो सकता है? अब ये ओपिनियन वाला मामला आ गया कि मेरा ओपिनियन क्या है उसमें। तो बंगाल के स्वभाव को जो लोग जानते हो, तो बंगाल पे लेफ्ट का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा हमेशा से, है ना। लेफ्ट की पार्टियों ने शासन किया और लंबे समय तक शासन किया। बंगाल विचारशील प्रदेश माना जाता है। कलाकार हो चाहे बुद्धिजीवी हो, बंगाल से खूब आते हैं। हमारे देश के राष्ट्रगान से लेकर राष्ट्रगीत तक रविन्द्रनाथ टैगोर का हाथ उसमें है, क्रेडिट उसके अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो बंगाल इस तरह का राज्य है। अच्छा, मौजूदा सिनेरियो की अगर बात करें, बंगाल के अंदर अगर आप जाएंगी, आप गई हैं कभी? नहीं, बस हाँ, आसाम तक गई थी। छोटे छोटे स्टंट मेरे बंगाल में रहे हैं। तो बंगाल में लग्जरी की जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी। मतलब अगर आपको कार वॉश करवाना है तो क्या पता 750 रुपये देना पड़े। अच्छा। लेकिन खाना आप 20-25 रुपये में भरपेट खा सकते हैं। अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो जाने में आपको बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों को वरीयता दी जाती है, गाड़ी वालों को थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसका मतलब आप समझ रही हैं। मतलब ये है कि बंगाल में जो हाशिए का व्यक्ति है या आर्थिक आधार पर जो कमजोर व्यक्ति है, उसके बारे में ख्याल ज्यादा रखा जाता है। हर डेवलप्ड कंट्री ये करती है। हर डेवलप, यस। तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा होती है ना, उसका कुछ कुछ जो हिस्सा है वो आपको बंगाल में देखने को मिलेगा। अच्छा, बंगाल का कल्चर क्या है? वहाँ पे दुर्गा पूजा होगा और सबसे भव्य दुर्गा पूजा बंगाल में होता है। वहाँ दुर्गा पूजा होगा, लेकिन पंडाल में ही आपको नॉनवेज भी मिलेगा। हाँ। तो बीजेपी के जो मेजर नैरेटिव्स हैं वो बंगाल में वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब गरीब, आर्थिक आधार पर जो गरीब लोग हैं, उनकी अगर कहीं पे प्रधानता रहती है, तो जो विक्टिम दिख रहा होता है ना, उसके साथ खड़े होने की एक जो स्वाभाविक सी चेष्टा है वो ज्यादा प्रबोध होता है वहां पर। तो बंगाल के अंदर फिलहाल मुझे लगता है इस कदम से ममता बनर्जी एक विक्टिम के तौर पे देखी जाएंगी, कि ममता बनर्जी के खिलाफ बड़े साहब जो हैं, ये तो बड़े साहब हो गए ना भाई, बड़ी मतलब केंद्र की सरकार है, वो हमारे राज्य की सरकार के खिलाफ काम कर रही है। तो विक्टिम यहाँ पे ममता बनर्जी है। अब विक्टिम अगर चुप हो जाए तब हो सकता है लोग उसमें नायकत्व ना खोजें, लेकिन विक्टिम चुप नहीं है। विक्टिम सामने आकर, फ्रंट फुट पर आकर कह रही है कि नॉटी होम मिनिस्टर हैं और इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक हम बहुत दिनों से सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब आर पार की लड़ाई होगी। तो जो विक्टिम है वो लड़ने के लिए दिख रहा है, उसके भाषणों में लड़ाई के इरादे दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है बंगाल के लोग उसमें नायकत्व खोजेंगे, और उस नायकत्व को खोजने की अगर सफर को वो चलाते हैं, तो आपने जो बोला परसेप्शन का गेम, मुझे यहाँ ममता बनर्जी के हित में ज्यादा दिख रहा है। और बंगाल पे भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो भी काम किया है उसमें लगभग वो बैकफुट पे रहे हैं। जैसे शीतकालीन सत्र में ही प्रियंका गांधी का जो भाषण था, उसी टाइम वंदे मातरम वाले डिबेट में उसने बैकफुट पर ला दिया था, भाई क्यों क्या। और जो वो स्लिप ऑफ टंग कहें या जो भी कहें, बंकिम दा वाला जो मामला था, तो उससे वो बैकफुट पर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल, जहां एक डोर ओपनर की तलाश है भारतीय जनता पार्टी को, उनको मिलता हुआ मुझे दिखेगा नहीं, और इस घटना से बैकफुट पे जाएंगे। तो इसीलिए कई बार कहा जाता है कि खबर वो नहीं हालांकि होती एक और चीज है निवेदिता, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, मैं किसी पत्रकार का पोस्ट देख रहा था, सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने एक चीज लिखी कि भाई लड़ना होता है, और जब तक आप लड़ते नहीं है ना, तब तक आपके ऊपर जो जुर्म करने वाला व्यक्ति है उसको ताकत का आभास जो है उसका बढ़ता चला जाता है। पूरा विपक्ष आया ना साथ में, पूरा विपक्ष साथ में आया है। आपने शायद पूरी खबरें नहीं पढ़ी हैं, और वहां पे कांग्रेस और वाम दल जो है, डायरेक्ट फाइट लेकिन कोई किया नहीं है ना ममता की तरह। हाँ, ममता की तरह वही ना, डायरेक्ट फाइट आपने किया नहीं है। डायरेक्ट फाइट अगर पहले किया जाता तो शायद इस हद तक चीजें बढ़ती ही नहीं, जहां कोर्ट को कहना पड़ता कि एजेंसी जो है अपनी लिमिट को क्रॉस कर रही है। सो ममता ने इस डायरेक्ट फाइट को इनिशिएट किया है। तो ये पहली दफा ही है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इस तरीके का फाइट उन्होंने देखा है। तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये देखने वाली चीज होगी। और मैं जो बात कर रहा था यही बात वरिष्ठ पत्रकार ने लिखी थी, वो मैं सोच रहा था कि इसमें ऐड करना बड़ा जरूरी है।
कि डायरेक्ट फाइट जो अब तक किसी और पार्टी ने करने की कोशिश नहीं की, वो फिलहाल ममता बनर्जी कर रही हैं, जो बहुत जरूरी है। हालांकि कानूनी रूप से आपराधिक हो सकती है ये बात, क्योंकि आपने कानूनी कार्रवाई में या सरकारी काम में बाधा तो डाला है। अब उसके क्या रिपरकशंस होंगे, ये देखने वाली बात होगी। कई चीज़ें कानूनी रूप से गलत होती हैं, लेकिन मौके की ज़रूरत भी होती है, माहौल की ज़रूरत होती है। खैर, तो मैं यही कह रही थी कि नहीं, कई बार हम लोग कहते हैं कि हेडलाइन में जो आ रहा है वो खबर नहीं है, खबर वो है जो कि हेडलाइन से गायब कर दिया गया है। तो इसीलिए आगे बंगाल में जो भी चीज़ें हो रही हैं, और बहुत चीज़ें भी होने वाली हैं, आशंका चुनाव है, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि चुनाव है इसीलिए भी चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी ऐसे नहीं होता है राजनीति में। अब पता नहीं बंगाल के दरवाजे खुलेंगे नहीं खुलेंगे, क्या होगा, लेकिन फाइट तो जबरदस्त हो रही है। पहली बार मुझे लग रहा है कि एक तरफा चीजें किसी चुनाव में नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है फाइट कर कि रहा है, शंखनाद हो चुका है हाँ। बंगाल के चुनावों का। काफी खतरनाक तरीके से हुआ है। तो आगे हालांकि उम्मीद है कि ना हो, सारी चीजें लोकतंत्र है, अच्छे से निपट जाए। लेकिन खैर, जो भी होगा आपके पास तो जानकारी हम लोग पहुंचाते ही रहेंगे। बाकी कोई सवाल हो, कुछ हो तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।